जाता है कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, क्योंकि परिस्थिति इंसान को कब बदल दे ये कोई नहीं जानता। एक समय का सबसे बड़ा माफिया जब खुद को अच्छा इंसान बनाना चाहता है तो उसका जीवन कितना आसान हो जाता है। आज मैं ऐसे ही एक माफिया की कहानी बताऊंगी, जिसे देखकर एक समय शहर के सबसे बड़े माफिया भी डर के मारे कांपते थे। अचानक उसकी अच्छाई देखकर सब उसे कमजोर समझने लगे, लेकिन अगर शेर चुप रहे तो उसे बिल्ली समझकर गलती की तो जान भी जा सकती है। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों पक्के से चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसी कहानियों के लिए, और वीडियो को ढेर सारा लाइक शेयर और कमेंट्स भी करें। तो मूवी स्ट्राइप ले आई है 2006 की कोरियन मूवी सनफ्लावर, IMDb 7.2। तो कहानी शुरू करें। इस सीधे साधे लड़के का नाम ताइशिक है, जो 10 साल बाद अपने घर लौट रहा है। ट्रेन में सफर करते हुए वो चारों तरफ अपने प्यारे शहर को देख रहा है। कुछ सोचते हुए उसने अचानक जेब से एक डायरी निकाली, जिसमें लिखा था, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, न किसी से लड़ाई करूंगा और कभी रोऊंगा भी नहीं। लेकिन उसने ये बातें डायरी में क्यों लिखी है, यह हमें बाद में पता चलेगी। अब उसने अपने पास रखे कुछ खाने का सामान निकाल कर खाने लगा। फिर उसने डायरी निकाली और एक पन्ने में कुछ लिखा हुआ काट दिया। दरअसल अब वो जो कुछ भी करता है वो सोच समझ कर करता है। यही जो खाना खाया उसने वो भी पहले से ही लिख रखा था। ये सब इसीलिए करता है ताकि कोई गलती ना हो। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के रेस्टोरेंट पे बैठा है, जहाँ उसकी बहन युनवी से उसकी मुलाकात हुई। लेकिन उसकी बहन उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। ताइशिक की माँ उस समय रेस्टोरेंट पे नहीं होती, इसीलिए उसकी बहन बोली, माँ अभी यहाँ नहीं है, ऐसा करो तुम रात में आओ, तब शायद माँ से मिलना हो जाएगा। ताइशिक समझ गया कि उसकी बहन उसे यहाँ से जाने को कह रही है। इसके बाद फ्रेश होने के लिए वो शहर के एक पब्लिक बाथरूम में गया। वहाँ पहुँचकर चारों ओर ऐसे देख रहा था जैसे सब कुछ उसके लिए नया हो। वहाँ के लॉकरों में स्पेशल सेंसर वाली चाबी लगी थी, इसलिए जब भी वो चाबी पकड़ता तो एक आवाज होती। वो समझ नहीं पा रहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसीलिए बार बार चाबी में हाथ देता रहता। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी उस आवाज से परेशान होकर ताइशिक को डांटने लगा, तुम क्या जंगल में रहते हो, इतनी आवाजें क्यों कर रहे हो। उसने तुरंत उससे माफी मांगी और कहा, मैंने असल में इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आदमी वापस अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जो जानबूझकर झमेला करना चाहते हैं। वैसे ही वो आदमी भी कुछ देर बाद फिर से ताइशिक को और भी बातें सुनाने के लिए जब उसके सामने आया तो डर के मारे उसका मुंह सूख गया और वो कुछ कह ही नहीं पाया, क्योंकि ताइशिक उस वक्त अपने कपड़े बदल रहा था और उस आदमी ने देखा कि उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए हैं। इन टैटू को छुपाने के लिए ही ताइशिक हमेशा पूरे ढके कपड़े पहना करता। जब वो अंदर नहा रहा होता है तब बाहर सड़क पर एक आदमी एक महिला को मार रहा है। थोड़ी दूरी पर ही पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन पुलिस सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर चुपचाप बैठी थी। तब एक पुलिस वाले ने दूसरे से पूछा, हम कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तब सीनियर पुलिस ने कहा कि वो आदमी जो मार रहा है ना, असल में ली के गैंग का आदमी है। ली इस वक्त इस शहर के सबसे 2 बड़े गैंगस्टरों में से एक है और उस पर शहर के सबसे प्रभावशाली राजनेता 500 का हाथ है। इसीलिए पुलिस कभी भी उन्हें किसी काम से रोकने की हिम्मत नहीं करती। ठीक उसी समय हम देखते हैं कि ली अपने गैंग के लोगों के सामने थोड़ा सोच रहा है। तभी ताइशिक वहाँ आ जाता है। उसे देखकर ली पता नहीं थोड़ा घबराया हुआ लगा। दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, इसीलिए इतने सालों बाद शहर लौटकर ताइशिक अपने दोस्त से मिलने आया था। लेकिन ली के व्यवहार से पता चल रहा है कि उनके बीच कुछ तो चल रहा है। इसके बाद ताइशिक वहाँ से निकलकर अपने एक और दोस्त यांगी से मिलने गया, जो शहर का दूसरा गैंगस्टर होता है। वो और ली दोनों मिलकर पॉलिटिशियन 500 के लिए काम करते हैं। यांगी बोला, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन ताइशिक उसे विदा लेकर वहाँ से चला गया। यांगी ने फिर अपने 2 लोगों को उसके पीछे लगा दिया और ये सब कुछ एक वजह से हो रहा था। जब ताइशिक 10 साल पहले इस शहर में था तब ली और यांगी हमेशा उसके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन उस समय के और आज के समय के ताइशिक में जमीन आसमान का फर्क है, और यही देखकर उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे कि एक वक्त का माफिया किंग अब कैसे इतना सुधर गया। खैर रात हो गई, वो सीधा अपने घर लौट आया। उसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। उस रात माँ ने अपने हाथों से खाना बनाया और उसे खिलाया। खाना खत्म होने के बाद उसकी बहन ने ताइशिक से कहा, यहाँ रहने के लिए तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। उसने उसे बताया कि घर के कौन कौन से काम उसे करने होंगे। हालांकि ताइशिक को इनमें से कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होने पे भी वो अपनी बहन की बात चुपचाप मान गया।
रात को सोते समय भी वो खुद से कहता रहा, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी लड़ाई नहीं करूंगा और कभी नहीं रोऊंगा। दरअसल खुद को शांत रखने के लिए वो हमेशा ये 3 बातें खुद को सुनाता रहता। अगले दिन आज उसी पॉलिटिशियन 500 का जन्मदिन है, इसीलिए वो शहर में आम लोगों से मिलने आया है। वो सबके सामने बड़े खुशी खुशी और मिलजुल कर रहने का नाटक कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी में बैठते ही देखा गया कि वो अपने हाथ एक टिश्यू पेपर से साफ कर रहा है। वो खुद को बहुत शक्तिशाली और अमीर समझता है और आम लोगों को इंसान ही नहीं समझता। लेकिन सत्ता के लिए वोट की उम्मीद में वो सबके सामने जनता का नेता बनकर रहता है। खैर, ताइशिक अब इस शहर में रहेगा, इसीलिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो थाने आया है और वहाँ उसे सीनियर पुलिस ऑफिसर से उसकी मुलाकात हुई। उसने ताइशिक से कहा, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और बचपन में तो मुझे बहुत बुली किया करते थे, लेकिन ये सब ताइशिक को कुछ भी याद नहीं। अब इसके बाद वो अपने टैटू हटवाने के लिए अस्पताल आया, लेकिन उसके पूरे शरीर पर इतने ज्यादा टैटू थे कि डॉक्टर उल्टा उसे सलाह देते हैं कि इन्हें ना हटवाए, क्योंकि इसे हटवाने में बहुत पैसे भी खर्च होंगे, मगर फिर भी टैटू के दाग रह ही जाएंगे। इसलिए डॉक्टर की बात सुन उसने भी टैटू वैसे ही रखने का फैसला किया। इधर पॉलिटिशियन 500 काफी समय से ताइशिक की माँ के रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता है, क्योंकि उसने आसपास की सारी जमीनें खरीद ली थी, केवल उनका रेस्टोरेंट बचा है और ये जमीन मिलते ही वो वहाँ एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है। इसीलिए बात करने के लिए 500 ने ताइशिक की माँ को अपने ऑफिस बुलाया। वहाँ जाने के बाद उसने 500 को सीधा कह दिया कि वो अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं। तब 500 ने उसे अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश की, लेकिन तब भी ताइशिक की माँ राजी नहीं हुई और वहाँ से चली आई। रात को जब ताइशिक छत पर बैठकर सिगरेट पीने जा रहा होता है, ठीक तभी उसकी बहन युनमी वहाँ आ गई। ताइशिक ने सिगरेट जल्दी से छुपा दी और तब उसकी बहन बोली, कोई बात नहीं, तुम एक सिगरेट पी सकते हो। जब ताइशिक सिगरेट पी रहा होता है, उसकी बहन कहने लगी, मुझे सिगरेट की स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये सुनकर ताइशिक ने अपनी डायरी में लिखा कि वो फिर कभी सिगरेट नहीं पिएगा। अब कुछ दिनों बाद पैसों के लिए ताइशिक एक गैराज में काम करने लगा। एक दिन गश्त के दौरान पुलिस की गाड़ी गैराज के सामने आई। तब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अपने जूनियर से कहा, देखो उस आदमी को, क्या तुम उसे जानते हो कि वो कौन है? एक वक्त में वो कभी इस शहर का राजा था। आज जो नया गैंगस्टर ली और यांगी के कारण पूरा शहर कांपता है, एक समय में वो दोनों ताइशिक के ही चेले थे। फिर वो एक कहानी बताने लगे। एक दिन जब ताइशिक अकेले शराब पी रहा था, तब वहाँ 6 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन शराब पीने के बाद भी ताइशिक को रोकना असंभव हो गया। उसने अकेले ही उन 6 लोगों को मारा और एक को तो मार भी दिया। इसी केस में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 10 साल की सजा सुनाई। जेल की सजा पूरी करने के बाद वो फिर से अपने शहर लौट आया है, लेकिन अब उसका ये रूप देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। जेल जाने के बाद सभी ने सोचा था कि शायद ली और यांगी मिलकर इस पूरे शहर को चलाएंगे, लेकिन पॉलिटिशियन 500 ने जिन नाम के एक आदमी के साथ हाथ मिलाकर इन गैंगस्टर्स को अपने अंडर ले लिया और तब से ये दोनों गैंगस्टर उसके लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ ताइशिक की बहन युनमी क्लास में होती है। टीचर चोई बोर्ड पर कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लेकिन सारी चीजें युनमी के सर के ऊपर से जा रही है। क्लास खत्म होते ही उसने चोई से पूछा, अच्छा मैडम, क्या मैथ्स सीखना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है? तब चोई ने जवाब में कहा, हाँ, कम से कम अच्छे अंक पाने और पास होने के लिए तो तुम्हें मैथ्स सीखना ही होगा। तभी चोई की नजर ताइशिक पर पड़ी, जो युनमी को घर ले जाने के लिए आया है, लेकिन उसे देखकर वो उसके पास आई। असल में जेल में जाने से पहले चोई और ताइशिक एक दूसरे को पसंद करते थे, यहाँ तक कि उसके जेल जाने के बाद भी वो कई बार ताइशिक से मिलने जेल भी गई थी। बाद में फिर ताइशिक ने उसे वहाँ आने से मना कर दिया। दोनों स्कूल के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ताइशिक बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आखिरकार तुम एक टीचर बन ही गई। ये सुनकर चोई बस चुपचाप उसके पास बैठी रहती है। अब स्कूल से घर लौटते वक्त युनमी अचानक एक दुकान के सामने रुक गई। दुकान के बाहर से अंदर वहाँ रखे एक कैमरा डिवाइस की ओर बहुत देर तक ध्यान से देखती रही। उसने भाई से कहा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसे खरीदती और फिर हमारे जीवन के खूबसूरत पलों को तस्वीरों में संजोती। इसके बाद ताइशिक उसे लेकर सड़क के किनारे स्ट्रीट फूड खा रहा होता है। तभी दूर से योंग नाम के एक लड़के ने उन्हें देख लिया। वो अपने लोगों के साथ उन दोनों को एक जगह ले आया और ताइशिक को मारना शुरू कर दिया। दरअसल वो लड़का उसकी बहन को पसंद करता है, लेकिन युनमी उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। यंग को लगता है कि युनमी शायद किसी और लड़के से प्यार करती है,
इसीलिए वो युनमी के सामने ताइशिक को खूब पीट रहा है और ताइशिक भी चुपचाप मार खाता रहा। उसने कोई विरोध नहीं किया। जब योंग मारते मारते थक गया तो उसने अपने लोगों को ताइशिक को मारने के लिए कहा। मारने के दौरान ताइशिक की शर्ट फट गई और उसके शरीर पर लगे टैटू दिख गए। बस टैटू को देखते ही सब डर गए। वो समझ गई कि जरूर ताइशिक का कोई भयानक अतीत रहा होगा। अब ताइशिक वहाँ से उठकर चुपचाप युनमी को लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन पांसो ने ली को एक पार्टी में बुलाया और उसे सनफ्लावर रेस्टोरेंट पर कब्जा करने को कहा। ये रेस्टोरेंट ताइशिक की माँ का ही होता है, लेकिन ली को इसकी खबर नहीं थी। अब वो वहाँ अपने आदमियों के साथ सनफ्लावर रेस्टोरेंट पे घुस गया। ताइशिक तब अंदर बैठकर खाना खा रहा था। कुछ गुंडे अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। ताइशिक उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी उसे जानता नहीं था। अब ली खुद रेस्टोरेंट में घुसा और वहाँ ताइशिक को देखते ही उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने चिल्लाकर सभी को रुकने को कहा। इतनी देर तक चुप रहने के बाद ताइशिक अब ली को देखकर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और सीधे ली की गर्दन पकड़कर बोला, ये मेरी माँ का रेस्टोरेंट है और चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ फिर कभी न देखूं। इतना कहकर उसने ली को छोड़ दिया। अब शाम को ताइशिक युनमी के साथ मैथ्स के सवाल लेकर बैठा। असल में वो मैथ्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था और इसके अलावा पिछले दिन मैडम चोई ने कि युनमी को मैथ्स से डर लगता है, उसकी थोड़ी मदद करे। युनमी पहले तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ताइशिक पढ़ाई लिखाई भी जानता है, लेकिन जब वो लगातार सारे सवाल हल कर रहा था, युनमी तो ये देख हैरान ही हो गई। अगले दिन ताइशिक को अपनी जिंदगी की पहली सैलरी मिलती है। वो माँ के लिए एक गिफ्ट लाया है। माँ बोली, तुम ये क्यों लाए? ताइशिक ने जवाब दिया, ये मैं अपने दिल से लाया हूँ। अगर आप इसे लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। माँ ने बॉक्स खोलकर देखा तो अंदर एक जोड़ी जूते रखे हैं और जूते बहुत ही सुंदर थे। जूते देख माँ भावुक हो जाती है। पास से युनमी बार बार भाई को इशारा करती है कि माँ को गले से लगाओ। बहुत मुश्किल से अपनी झिझक खत्म करके वो माँ को गले लगाता है और ये दृश्य बहुत ही भावुक कर देने वाला था। लड़कों के लिए यह खास होता है कि अपनी पहली कमाई से माँ के लिए कुछ खरीदना कैसा महसूस होता है, ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दुनिया की सभी माएं खुश रहे। फिर ताइशिक छत पर अपनी बहन के पास आया और बातें करते करते उसके हाथों में भी एक बॉक्स दिया। बॉक्स खोलते ही उसने देखा कि अंदर वही डिजिटल कैमरा है जो उसने पिछले दिन दुकान के अंदर देखा था। ताइशिक उसके लिए खरीद कर लाया है, लेकिन युनमी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ये तो बहुत महंगा होगा ना, इसे लेना ठीक नहीं होगा। बहन की बातें सुन ताइशिक बोला, ठीक है तो तुम्हें इसे लेने की जरूरत नहीं, और वो बॉक्स लेकर नीचे चला गया। कुछ ही देर बाद युनमी भी चाय बनाकर भाई के कमरे में आई। एक हाथ से चाय का कप बढ़ाया और दूसरे हाथ में वही डिजिटल कैमरा ले लिया। और उसके ये हरकत देखकर ताइशिक को बहुत मजा आ रहा है। क्या आपके भाई बहन के बीच भी ऐसा कोई मस्ती भरी घटना हुई है? अगर हुई हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगले दिन जब वे फिर से पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक युनमी मजाक में ताइशिक के जेब पे रखी वही डायरी ले लेती है और पढ़कर उसे पता चला कि ताइशिक को बहुत मन है परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का। युनमी तय करती है कि वो सभी मिलकर अगले दिन ही पिकनिक पर जाएंगे। इस तरह दिन जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं, ताइशिक अपने परिवार के और करीब आ रहा है। युनमी के नए कैमरे से तीनों ने मिलकर कुछ फैमिली फोटोज भी लिए। अगले दिन रात को जब ताइशिक उन तस्वीरों को प्रिंट कराने स्टूडियो गया तो बाहर आकर उसने देखा कि जिन वहाँ खड़ा है। जेल जाने से पहले जिन ताइशिक का बहुत अच्छा दोस्त था। जिन ने बोलना शुरू किया, 500 तुम्हारी माँ की दुकान लेना चाहता है ताकि वहाँ एक शॉपिंग मॉल बना सके। वो इस वक्त बहुत ही शक्तिशाली हस्ती है, इसीलिए दोस्त के तौर पर मेरी तुमसे विनती है कि उससे दुश्मनी मत करो। ताइशिक भी चाहता था कि वो अब एक अच्छा इंसान बनकर रहे, लेकिन अगले दिन 500 फिर से ली को सनफ्लावर रेस्टोरेंट भेजता है और इस बार ली ताइशिक की माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पुलिस की गाड़ी उस वक्त ठीक सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी, लेकिन वे मदद करने नहीं आते। शाम को घर लौटकर जब ताइशिक को ये सब पता चला तो वो सीधे 500 से मिलने जाता है और उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। वो बोला, देखो मैंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी है। मैं अब एक साधारण इंसान की तरह बाकी जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे फिर से पुराने ताइशिक बनने के लिए मजबूर मत करो, वरना ये सबके लिए बुरा होगा। लेकिन 500 उसकी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं। उल्टा उसे एक ऑफर देता है, अगर मैं यहाँ एक शॉपिंग मॉल बना सकूंगा तो तुम्हें वहाँ नौकरी दे दूंगा। इसीलिए अपनी माँ को समझाओ और जल्दी से रेस्टोरेंट मेरे नाम लिखवा दो। 500 की बात सुनकर ताइशिक समझ गया कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा।
इसलिए वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गया। अगले दिन कुछ गुंडे उसके गैराज में आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। पहले उनमें से एक कहता है, जल्दी से मेरी कार पर एक पंख लगा दो, मुझे अभी उड़कर विदेश जाना है। मगर ताइशिक उनकी बातों पर हंसते हुए ही जवाब देता रहता है। लेकिन असल में ये गुंडे उसे यहाँ मारने आए हैं। कुछ ही देर बाद वो उस पर हमला कर देते हैं। ताइशिक उन पर उल्टा हमला नहीं करता, बल्कि केवल खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ गैराज के बूढ़े मालिक आ गए और गुंडे ताइशिक के साथ साथ उस बूढ़े को भी पीटने लगे। उन्हें बचाने के लिए ताइशिक अपने शरीर से उस बूढ़े को ढक लेता है। गुंडे कुछ देर तक मारपीट करके वहाँ से चले गए। रात को घर लौटकर ताइशिक माँ के काम में मदद कर रहा था। तभी योंग नाम का वही लड़का आया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ किसी गलत मकसद से ही आया है। घर में घुसते घुसते वो उसकी माँ से कहता है, तुम अपने बेटे के हत्यारे को कैसे अपना बेटा बना सकती हो? तुम्हारे जैसी माँ इस दुनिया में अब भी है, ये मैं आपको देखे बिना जान ही नहीं पाता। ये सुनकर उसकी माँ थोड़ी देर ठिठक जाती है। योंग की कही बात युनमी ने भी सुन ली। असल में 10 साल पहले ताइशिक ने युनमी के भाई की ही हत्या की थी, इसलिए उसे 10 साल की जेल हुई। रात को युनमी ने अपनी माँ से पूछा, तुमने मेरे भाई के हत्यारे को अपना बेटा क्यों बनाया? तब माँ ने कहा, हम चाहे ना भी चाहे जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ताइशिक ने जिंदगी में एक गलती की है, लेकिन जब मैं उससे मिली तो वो मेरे सामने इतना रोया कि मैं चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं रह सकी। मैं जेल में भी उससे मिलने जाया करती। उसने जो कुछ भी किया वो एक दुर्घटना थी, लेकिन उसे देखकर मुझे हमेशा लगता था कि अगर वो मेरे साथ होता तो शायद मैं अपने बेटे को उसी में पाऊं। माँ से ये सब बातें सुनकर युनमी को नींद नहीं आ रही, इसीलिए वो छत पर चली आई, जहाँ उसने देखा कि ताइशिक इस घर को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन युनमी उसे जाने से मना करते हुए कहती है, मेरा भाई वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, हमेशा नशे के लिए मेरी माँ की मेहनत की कमाई जबरदस्ती ले जाता, यहाँ तक कि कभी कभी उसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। जब भाई जिंदा था मैंने कभी माँ को हंसते नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने उनके चेहरे पर हंसी देखी, इसलिए यहाँ से जाकर फिर से उनकी जिंदगी से हंसी मत छीनो। युनमी की बातों पर वो वहाँ रहने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन जब युनमी स्कूल से लौट रही थी, रास्ता पार करते वक्त योंग मोटरसाइकिल लेकर युनमी के सर पर ईंट से हमला करता है। असल में ये काम पांसू ने योंग से करवाया था। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर ताइशिक और माँ अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठे हैं, इसलिए आखिर में उन्होंने तय किया कि पांसू से झगड़ा किए बिना अपना रेस्टोरेंट उसे बेच देंगे। इसके बाद ताइशिक पांसू से मिलने आया, उसे ये बताने कि वो दुकान बेचने को तैयार है, लेकिन इसके बाद वो कभी भी उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। पांसू एक बहुत ही अहंकारी इंसान था, इसलिए जब उसने देखा कि ताइशिक उसके सामने झुका है तो वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना एक हाथ मुझे देना होगा। ताइशिक उसके इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेता है। फिर पांसू के इशारे पर ताइशिक का दोस्त जिन उसका हाथ काटने के लिए आगे आया। वो ताइशिक के हाथ की एक महत्वपूर्ण नस काट देंगे ताकि उसका हाथ बेकार हो जाए। जिन ने चाकू से उसके हाथ की एक नस काट दी, लेकिन वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठते हुए जिन बोला, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी कोई भी ऐसी नस नहीं काटी है, तुम्हारा हाथ फिर से ठीक हो जाएगा। जिन ताइशिक को बहुत पसंद करता है और वो जो अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, इसका भी वो सम्मान करता है। अब अस्पताल आकर उसने अपने हाथों पर पट्टी बांधी। फिर वो अपनी बहन के पास आकर बैठा और कहता है, तुम चिंता मत करो, अब से हमारे परिवार पर कोई हमला नहीं होगा। अपने परिवार की खुशी के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगा। दूसरी ओर रेस्टोरेंट बेचने का सोचकर घर पर अकेली बैठी उसकी माँ रो रही होती है। वो अपनी बेटी की तस्वीर लेकर उससे बात कर रही है। जीवन का सबसे बुरा वक्त मैंने इसी रेस्टोरेंट की कमाई से ही गुजारा है। इतना ही नहीं, मैंने अपने दोनों बच्चों को भी बड़ा किया। कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये रेस्टोरेंट छोड़ना पड़ेगा। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से यांगी आकर माँ की गर्दन में फांसी का फंदा डालकर कस से दबाने लगा। उनकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और मरने से पहले वो आखिरी बार ताइशिक के दिए उन जूतों की ओर देखती है। शायद वो जूता अब कभी वो पहन नहीं सकेगी। उन्होंने वही दम तोड़ दिया। इसके बाद यांगी जमीन के उस दस्तावेज में उनकी उंगली के निशान ले लेता है। अस्पताल से घर लौटकर ताइशिक ने देखा कि उसकी माँ कमरे के अंदर लटकी हुई है। वो अपनी माँ की लाश देखकर खूब रोता है। अगले दिन अपनी माँ को अंतिम विदाई देने के बाद
जब वो रेस्टोरेंट के सामने आया तो देखता है कि उनका प्यार से तैयार किया रेस्टोरेंट को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद घर लौटने पर जब वो उदास होकर बैठा था, अचानक उसकी नजर उस जूते की जोड़ी पर पड़ी। ध्यान से देखा तो जूते के पास एक टूटा हुआ कान का झुमका पड़ा है और वो झुमका वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता है और ये भी कि ये किसका है। लेकिन वो ये यकीन नहीं कर पा रहा कि उसके अपने दोस्तों में से ही कोई उसे इतना दुख देगा। इसीलिए आज वो खुद को रोक नहीं पाता, बहुत शराब पीता और रोता रहता है। दूसरी ओर अब नई शॉपिंग मॉल के काम शुरू होने की खुशी में पॉलिटिशियन 500 अपनी टीम के साथ पार्टी कर रहा होता है। तब नशे में ताइशिक वहाँ आया और रोते हुए 500 से कहता है, मैंने 10 साल पहले एक गलती की थी जिसका आज तक मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि अच्छा बनकर जीऊं, मगर तुम लोगों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। तभी अचानक बीच में यांगजी बोल पड़ा, तुम्हारी माँ की मृत्यु का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तभी ताइशिक अपने जेब से वही कान का झुमका निकालकर उसकी तरफ फेंक कर कहता है, मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा दुख ज्यादा देर तक टिक ना पाए। फिर वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम में से किसने युनमी पर हमला किया था? वहाँ खड़ा योंग बड़े अकड़ से बोला, मैंने किया था। तो क्या हुआ, क्या करोगे? ताइशिक उसकी बात का जवाब न देकर जिन की तरफ देखता है। अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। जिन चुपचाप वहाँ से निकल गया और जाने से पहले उसने ताइशिक को धन्यवाद कहा, उसे ना मारने के लिए। जिन के जाने के बाद ताइशिक ने कुछ सेकंड में ही योंग का हाथ तोड़ दिया। जब वो यहाँ आया था तो उसने गेट के पास पहले ही पेट्रोल छिड़का था और एक जलता हुआ सिगरेट अब उसने फर्श पर फेंक दी। तुरंत ही वहाँ आग लग जाती है ताकि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और फिर शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। अंदर सभी फंसे लोग एक मानव रूपी राक्षस को सामने खड़ा देखते हैं। ताइशिक एक एक कर सबको पकड़कर मारना शुरू करता है। कोई भी चोट उसके शरीर पर असर नहीं कर रही। उसके लड़ाई करने का अपना ही एक स्टाइल है और साथ ही उसकी टाइमिंग। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुपर ह्यूमन हो जो एक एक करके सबको मार रहा है। अब सब मिलकर 500 को पीछे हटाते हैं। सामने सभी गैंगस्टर और उनके गुंडे आते हैं उससे लड़ाई करने। सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उसने ली को पकड़ लिया और उसकी गर्दन दबाकर वो नीचे जमीन पर ले गिरा। वो तब तक ली के गर्दन को दबाए रखता है जब तक कि उसकी सांस बंद होकर मौत नहीं हो जाती। ली की मौत के बाद वो फिर खड़ा हुआ और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। उसका लक्ष्य था 500, मगर बीच रास्ते में यांगी उसके सामने आकर एक चाकू उसके पेट में घोंप देता है, लेकिन फिर भी उसे रोका नहीं जा सका। मानो ताइशिक एक मशीन बन गया हो, कुछ भी उसे आज रोक नहीं सकता। उसने यांगी की भी गर्दन पकड़कर उसे जिंदगी भर के लिए सुला दिया। उसका ऐसा रौद्र रूप देखकर बाकी गुंडों की हालत खराब हो जाती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था, इसीलिए भूत देख लिया हो जैसे वो डर के मारे उसके सामने से हटते चले जाते हैं। ताइशिक धीरे धीरे 500 के सामने आया और उसे इस तरह मारता है जैसे मानो कई सालों का गुस्सा उसके अंदर जमा था। यहाँ तक कि मरने के बाद भी वो बार बार 500 पर वार करता रहता है। सबको मारकर ताइशिक नीचे बैठ गया। उसके चारों ओर आग जल रही है और इंसानों की लाश इधर उधर बिखरे हुए हैं। और वहाँ बैठा ताइशिक अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को याद करता है, जो कि थी माँ और बहन के साथ बिताए लम्हे। अब कहानी के बिल्कुल आखिर में युनमी को देखते हैं। अपनी मैथ्स की परीक्षा उसी तरह देती है जैसे ताइशिक ने उसे सिखाया था और उसी परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आज जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो हमें कई बार सोचना चाहिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। कोई भी इंसान पूरी तरह सही नहीं होता, लेकिन अगर वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है तो हमें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है आपका थोड़ा सा प्यार किसी की जिंदगी बदल दे। आज के लिए बस इतना ही। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करते रहे। जल्द मिलेंगे अगली एक और कहानी के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।